स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस आपको ला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी फार बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो ये आपको नाम पर से समझ में आ रहा होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का यहाँ मीनिंग लेंगे हम केमिकल चेंज। तो इस पर से ये समझ में आ रहा आपको क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मीनिंग लेंगे हम यहाँ पर केमिकल चेंज। तो आपको किसके बीच में रिलेशनशिप दिख रहा? नाम पर से आपको डेफिनेशन समझ में आना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, इसका कंप्लीट डेफिनेशन हम कैसा एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। किसके बीच में रिलेशनशिप रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के। ध्यान से देखिए, इट इज अ branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry which deal with the study of inter relationship between electrical energy and chemical change is called as electrochemistry। किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज, बराबर है। तो इस पर से आपको ये समझ में आ रहा, देखिए क्या यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये सी केमिकल चेंज, बराबर। ये फिर केमिकल एनर्जी मींस यहाँ पर क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो सकता है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। किसके बीच में रिलेशनशिप दिख रहा आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच में। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर में पहला टॉपिक कौन सा रहेगा? हाँ, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े फार जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझा देता। क्या इससे पहले के चैप्टर में जो हमने पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, है ना, शॉर्ट में बता देता आपको जल्दी से। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन तो आपको समझता है कि द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और करके सेकंड डेफिनेशन ये है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक थर्ड डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपको याद है ना।
तो ऐसे अलग अलग डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा Na और इसके हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस एटम का ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एरो के राइट साइड में लिखते हैं। याद रखना, आपके बेसिक पॉइंट है ना। जैसे सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Na से Na पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर ये जो चार्ज दिख रहा है आपको, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो द रिएक्शन इन विच मींस यहाँ से इधर आने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया आपको? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया हमने। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किए? एक इलेक्ट्रॉन का। मींस यहाँ पर चार्ज कितना बन गया? बढ़ गया +1। ठीक है। और एक डेफिनेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहते, गेन ऑफ ऑक्सीजन वाला। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं कि Mg, अब Mg का कन्वर्जन किया हमने Mg डाई पॉजिटिव में प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Mg का एटॉमिक नंबर 12 था, इसका 11 है ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया हमने Mg डाई पॉजिटिव, बिकॉज इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया हमने, दैट गिव्स Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना। अब रिडक्शन किसको बोलेंगे हम? इसका अपोजिट, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ये हो गया। द रिएक्शन इन विच, है ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन ये है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट decreases, oxidation number of element decreases। ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा Cl, और Cl का एटॉमिक नंबर है 17, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, है ना। तो यहाँ से इधर जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा, और यहाँ से इधर आने पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो रहा था, है ना। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बराबर। तो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एटम और ग्रुप उतना पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर Na ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Na पॉजिटिव, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Mg डाई पॉजिटिव। सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम नंबर 8, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो डाई नेगेटिव, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। समझ में आ गया वहाँ आपको, है ना। मींस द रिएक्शन इन विच, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस कॉल्ड एज रिडक्शन। ये बेसिक पॉइंट बता रहा मैं आपको। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे आप? कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली called as, क्या बोलेंगे आप इसको? redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोडियम यूज किया सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस है, 2 gives NaCl that is solid, NaCl solid। इक्वेशन बैलेंस करते कितने Cl है? 2, बैलेंस 2 ले लिया। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, इसका कितना था? 0। 0 से कहाँ गए? ये +1 पर और ये -1 पर। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, बराबर ना। मींस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। और ये टॉपिक हमारा पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको 4G की स्पीड में इसको पढ़ाया, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए इसके साथ और एक भी समझ में आया क्या? एरो के लेफ्ट राइट साइड में जो लिखा जाएगा दैट इज ऑक्सीडेशन रहेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लेफ्ट साइड में हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए।
हाँ, और कुछ बेसिक पॉइंट समझाया था मैं आपको। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे हम क्या, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो, डिसोसिएट हो, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करता है। समझे क्या बोला मैंने आपको? क्या द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट और आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, उसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखिए आप, द सब्सटेंस दैट dissociate or ionized in aqueous solution. The substance that dissociate or ionize in aqueous solution and conduct electricity called as इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमा बेस। ठीक है, एंड इट्स सॉल्ट, और इसके सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। ठीक है ना? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? क्या द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट और आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बता देता मैं आपको। क्या द सब्सटेंस दैट do not dissociate or ionize in aqueous solution and do not conduct electricity called as non-electrolytes। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत फेमस एग्जांपल है शुगर, यूरिया, बेंजीन। ठीक है, शुगर, यूरिया, बेंजीन, और इसके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, है ना, एंड इट्स सॉल्ट, और उसके सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स की, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? तो कंसेप्ट समझ में आया क्या? अगर मान लीजिए आप NaCl को, सॉरी, शुगर को या फिर यूरिया को वाटर में ऐड करेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, जबकि हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स समझ गया। चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? हाँ, चलिए देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो। कैसा डिसोसिएट होगा? कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम यूज करते हैं हमेशा सिंगल एरो का, याद रखिएगा। काय का यूज करेंगे इसके लिए? सिंगल एरो। ठीक है, याद रखना क्या? द इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट इन aqueous solution called as strong electrolytes। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल ऑर्डर के साथ याद रखना आपने, HClO4 परक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद में है HNO3, HI, HBr, HCl। ये सारी एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड की। और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, फेमस वाली एग्जाम्पल NaOH, KOH, ETC एटसेट्रा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप HCl को डिसोसिएट करेंगे तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसके लिए हम सिंगल एरो का यूज करते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बराबर है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है HNO3, तो कैसा ब्रेक डाउन करेंगे आप? ये H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl एटसेट्रा। समझ में आया कैसे डिसोसिएट की? अगर मान लीजिए परक्लोरिक एसिड को डिसोसिएट करना है HClO4 को, तो H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को हम डिसोसिएट कर रहे हैं, तो NaOH कैसा डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। KOH कैन बी डिसोसिएट K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, एंड इट्स सॉल्ट। एंड देखिए एग्जांपल है इसका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट, और इसका सॉल्ट। अब मान लीजिए आप इसका सॉल्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहां से लेते हैं हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना, NaCl, KCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, Na2SO4। ये एग्जांपल है क्या की? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हम डिटेल स्टडी करेंगे किसमें? केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो देखिए आपको मैं पैरेलल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू है। कौन से वाला याद आया क्या आपको? हाँ सर, कौन सा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होने पर फिर मैं आपको केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम समझाऊंगा, ठीक है ना। वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे और उसी के साथ साथ पैरेलल में ये भी चलाएंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हाँ, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे आप? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल आएंगे वीक एसिड, वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे हम क्या? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, किसमें?
एक्वस सॉल्यूशन में। मान लीजिए क्या मैंने यहाँ पर यूज किया एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को वाटर में ऐड कर दिया। वाटर में ऐड करने पर वो आयंस तैयार करेगा, लेकिन वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कैसा डिसोसिएट होगा? पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, है ना, क्योंकि वो एग्जांपल किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो चलिए ध्यान से देखिए आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलेंगे हम क्या? द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ये द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कंप्लीटली इनकम्प्लीटली that incompletely or partially dissociate or ionize in, ठीक है ना, aqueous solution called as, क्या बोलेंगे आप इसको? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो इनकम्प्लीटली और पार्शियली डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है वीक एसिड, ठीक है। अब वीक एसिड सारे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH HCOOH HF, इसमें एग्जांपल आएगा इसका HNO2 नाइट्रस एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनेट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2CO3, ठीक है, फिनॉल एटसेट्रा। ये वीक एसिड के एग्जांपल है। और वीक बेस के एग्जांपल बताइए आप। हाँ सर, AlOH/3, MgOH/2, CuOH/2 और उसी के साथ साथ NH4OH जो फेमस वाला एग्जांपल है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम यूज करते हैं 2 हाफ एरो, 2 हाफ एरो, ठीक है ना, ऐसे। इसका मीनिंग क्या होगा? क्या यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिखे CH3COOH, इसको डिसोसिएट कर रहे हैं। कैसा डिसोसिएट करेंगे सर? इसको डिसोसिएट करेंगे हम CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, बराबर है। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इसके एक्वस सॉल्यूशन में। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, NH4OH जो फेमस वाला एग्जांपल है। यहाँ लिखे हमने NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जो पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इसके एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक आप याद रखना भी, ये आपको और आगे काम में आएगा किसमें? केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। हाँ, अब आइए हमारे मेन टॉपिक पर जहाँ से हमारे को चैप्टर स्टार्ट करना था। देखिए हेडिंग डालिए कंडक्टर्स। क्या डालेंगे? कंडक्टर्स। कंडक्टर उसको बोलेंगे हम क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्या बोला मैंने आपको? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए 2 कंडीशन है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या क्या कंडीशन है?
एक तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो सकती है, या फिर माइग्रेशन ऑफ आयन से। ठीक है, तो कंडक्टर किसको बोलेंगे हम? क्या द सब्सटेंस, नोट कीजिए आप, द सब्सटेंस दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू them कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप उसको? कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे आप उसको? कंडक्टर। द सब्सटेंस दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम कॉल्ड एज कंडक्टर। अब कंडक्टर के दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। नंबर वन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम मेटलिक कंडक्टर कहते हैं, मेटलिक कंडक्टर। और सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर देखिए आप, मान लीजिए हमने कॉपर रॉड ली, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वी नो वेरी वेल, है ना, हमें पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए हमारे को स्विच ऑन करना पड़ता, मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता। तो ध्यान से देखिए, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कब? बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए यहाँ पर हमारे को यूज़ करना पड़ेगा व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेकिन कब? जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। समझा था मैं आपको, ध्यान से देखिए। द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऐसा कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट होगी बाय, है ना, लेकिन क्या है इसके लिए कंडीशन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेकिन कब होगा? जब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब देखिए मैं आपको समझाता इसको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया एल्यूमिनियम रॉड, है ना, और इसमें एटम प्रेजेंट है ना, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? मेटल में, है ना, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए तो कंडक्टर है ना। अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगा दिया, इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, बराबर है। मेटेलिक प्लेट पर, है ना, यहाँ पर हमने दो साइड से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल लगा दी, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। अब इस पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, किस पर? मेटेलिक रॉड पर। जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये जो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है किधर आएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है, इलेक्ट्रॉन मूव हो गए कहाँ पर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज केटायन और कर्नेल, कर्नेल बोल सकते हैं इसको, या फिर पोल बोल सकते हैं, है ना, केटायन बाकी रहेगा। जब सोचो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट इज आई, बराबर है। तो देखिए क्या ऐसा कंडक्टर, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही, लेकिन कब? बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, है ना, देखिए इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे।
अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए हमारे को स्विच ऑन करना पड़ रहा, मीन्स व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होंगे, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, बराबर है। कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एकदम सिंपल भाषा में क्या, मान लीजिए आप ये है कॉपर रॉड, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, जब इस पर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना, लेकिन जब तक कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, है ना। द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन कब, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, मींस स्विच ऑन करते हैं तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्या बोलेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। डिफरेंस, अच्छा डेफिनेशन समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखिए, ये नोट कीजिए आपने, पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है क्या, इलेक्ट्रॉनिक तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर यूज किया और यहाँ पर मैंने यूज किया ग्रेफाइट और प्लेटिनम रॉड, है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे इसको। कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट और पीटी, सस्ते वाले यूज कर लेंगे, ग्रेफाइट वाला, ठीक है। यहाँ हमने बैटरी यूज की, ठीक है, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड, ये रहेगा एनोड और ये रहेगा कैथोड। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। और मैंने यहाँ पर यूज किया मोल्टन NaCl, क्या यूज किया, मोल्टन NaCl, है ना। क्या होगा मोल्टन NaCl से कि ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा, कौन सा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दें, क्या है, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक की एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की, कॉपर, एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है ना, Ag एक्सेट्रा। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, लेकिन कब, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना। द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो बहुत आसानी से मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या, द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉमा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एंड इट्स सॉल्ट, और इसके सॉल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक वो बता रहा था अभी, देखिए द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर मोल्टन NaCl को ऐड कर दिया। अब मोल्टन NaCl को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, है ना। तो Cl नेगेटिव जो है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर मूव होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव होगी, फिर इधर आएंगे, बराबर है ना। और यहाँ पर देखिए कि ये Na पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब, क्या, ये जो Cl पर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन थे, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और Na पॉजिटिव पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के यहाँ से ये डिस्चार्ज हो जाएगा, बराबर। अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब मूव हो रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट होती है ना, लेकिन कब? बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, जब यहाँ पर केटायन और एनायन माइग्रेट होते हैं, है ना। और माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन किस में होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप्स है, कौन सा? एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल जो मैं आपको पहले बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेस। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या होगा कि द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, और यहाँ पर द कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कब? व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए कि अगर मैं आपके सामने सिर्फ कॉपर रॉड का एग्जांपल दूं, एक कॉपर आपके सामने एग्जांपल है, तो आपको यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर पूरा समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। और यहाँ मैं आपके सामने अगर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दूं तो वहां से आपको 100% पूरा समझ में आ जाना, फिर आपके पूरा पढ़ने का भी काम नहीं पड़ना, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? पक्का? ओके, नोट कीजिए आप ये। हाँ, एक नया टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा कंडक्टिविटी क्या है, C इज इक्वल टू 1/r कैसे रहता है, छोटे मोटे यूनिट, सेल कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये सारे पॉइंट्स। ये डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क के लिए। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकंड है इलेक्ट्रो लाइटिक कंडक्टर। थोड़ा सोचना, सोच के बताना, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइसिस तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। देखिए क्या यहाँ पर क्या होगा, क्या ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है, कहाँ से? बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटेलिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट होगी, कहां से बोलिए? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर से। या अभी आपको एग्जांपल समझ में आएगा, मैंने एग्जांपल बताया था, कॉपर रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, सिल्वर रॉड एटसेट्रा। और यहां पर देखिए क्या कंडक्ट, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय माइग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। यहाँ पर केटायन और एनायन माइग्रेट होते हैं, बराबर। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे कॉपर है ना, हमारे घर में जो यूज करते हैं वायर, कॉपर वायर, ठीक है, तो आपने देखा जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट हो रही, बराबर। तो ऐसा होता है कि सर हमने रात में कॉपर का वायर बड़ा यूज किए थे और बाद में धीरे धीरे कम हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर मैटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ वहां से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम रहता है, इसलिए बिजली बन रहेगा, बराबर है ना। तो इन दिस देयर इज नो चेंज इन मैटर, इसमें मैटर में कोई चेंजेस नहीं आता। कॉपर रॉड आप एग्जांपल जानते हैं, यहाँ पर चेंजेस आएंगे। इन दिस चेंज इन मैटर, यहाँ पर मैटर में चेंजेस आ सकता है और होगा 100% होगा। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था NaCl, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये आयंस बन गए तो मैटर में चेंजेस आ रहा, डिकम्पोजिशन हो रहा, है ना। इन दिस चेंज इन मैटर, और यहाँ पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, चेंज इन मैटर, है ना। चलो थर्ड, अच्छा इसमें कोई केमिकल चेंज होता है क्या? इन दिस देयर इज नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इन दिस देयर इज नो केमिकल चेंज, है ना। और यहाँ पर इन दिस केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। ये आपके सामने एग्जांपल है, क्या NaCl को हम डिकम्पोज करें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बराबर। इन दिस केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ये हो गए 3 पॉइंट्स, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए आप, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसा मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया था, ये
ये वाला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। ये एटम यूज करने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 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 इधर मूव है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट बची, दैट इज कॉल्ड एज कर्नेल और कोर, है ना, जो रहेगा केटायन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट जो है किसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। ठीक है, जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना, एज इंक्रीज टेम्परेचर बराबर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज होना तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पर कर्नल जो है इसका इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये अपने आगे टॉपिक आएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस एज इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए कि एज इंक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों? देखिए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा तो आयंस जो है बहुत रैपिडली फ्लो होंगे। जब आयन रैपिडली फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। सो वी कैन से दैट एज इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बराबर है। आगे रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, इसका रीजन बता रहा हूं, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू है ना कोलिजन विथ, है ना, कर्नल। यहां पर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज इसलिए हो रहा है किसकी वजह से? कर्नल की वजह से, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कोलिजन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज का कोलिजन बढ़ जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। और यहां पर देखिए रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरएक्शन। यहां पर रेजिस्टेंस होगा किसकी वजह से? इंटरएक्शन की वजह से। अब इंटरएक्शन इसमें तीन टाइप्स के हैं, एक है सॉल्यूट इंटरएक्शन, बी है सॉल्वेंट इंटरएक्शन और सी है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब सॉलिड इंटरेक्शन ध्यान से देखिए, आप हमने लिखा यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बराबर है। जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए मैंने NaCl को वाटर में ऐड कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये आयंस जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आयन यहाँ पर इजीली माइग्रेट होंगे, और अगर आयन इजीली माइग्रेट होंगे तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। बराबर है। मीन्स यहाँ क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक, क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा है ना तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, है ना। तो इसमें तीन इंटरेक्शन बताया मैंने आपको, कौन सा? सॉल्यूट इंटरेक्शन, सेकंड सॉल्यूट इंटरेक्शन। यहाँ पर मान लीजिए मैंने Na पॉजिटिव यूज किया, वाटर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के अराउंड में रहेगा ऐसा H2O 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 और H2O। देखिए सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो यहाँ से मैंने एक तो Na पॉजिटिव यूज किया या फिर Cl नेगेटिव, जो यूज करना कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, है ना, जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा। बराबर है। और लास्ट है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सिंपल भाषा में बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट का डेंसिटी कम है तो आयन जो है माइग्रेट इजीली हो सकते हैं, और अगर सॉल्वेंट का डेंसिटी ज्यादा है तो आयंस इजीली माइग्रेट नहीं हो सकते।
ठीक है ना, कल से समझ में आ गया आपको। और लास्ट में आप इसका एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल क्या रहेगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, सिल्वर रॉड, और यहाँ इसका एग्जाम्पल लिख देंगे हम, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कोमा बेस एंड इट्स सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके बाद के लेक्चर में लेके आएंगे हम कंडक्टिविटी। ठीक है, बाय।